स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुर्खियों से आगे, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। एक बयान राहुल गांधी का जो कि लगातार वायरल हो रहा है, उस पर हम कल भी चर्चा करना चाहते थे, लेकिन किन्हीं कारणों से नहीं हो पाई। उस पर डिबेट जरूर हमने किया। मेरे पास कांग्रेस और बीजेपी दोनों के पक्ष भी आ चुके हैं। वो बयान दरअसल काफी इंटरेस्टिंग था। राहुल गांधी का ये कहना है कि वो जन्म से ही सिस्टम के अंदर बैठे हैं, उनसे कुछ छिपा नहीं है। जब इंदिरा जी का वक्त था, जब राजीव गांधी का वक्त था, जब मनमोहन सिंह का वक्त था, तब भी वो सिस्टम का पार्ट थे और उसमें बैठकों में जाया करते थे, उसे नजदीक से देखते थे। इसके बाद जो राहुल गांधी ने कहा वो बेहद चौंकाने वाला था। उनका यह कहना रहा कि व्यवस्था हर स्तर पर भयानक तरीके से निचली जातियों के खिलाफ खड़ी है, सिस्टम में खामी है। कुछ दिनों पहले राहुल गांधी ये कह चुके हैं कि कांग्रेस से गलतियां हुई हैं जिन्हें सुधारा जाना चाहिए। राहुल गांधी के इस बार वर्ड्स थे, सिस्टम इज अलाइंड अगेंस्ट लोअर कास्ट, भयंकर तरीके से। तो उसे बदलने के लिए राहुल गांधी ने क्या किया? क्या इंदिरा गांधी और राजीव गांधी को भी वो इस संबंध में कटघरे में खड़ा कर रहे हैं? क्या सिस्टम को सुधारने का प्रयास कांग्रेस की ओर से नहीं हुआ, या ये सब कुछ राहुल गांधी का एक मास्टर स्ट्रोक है खुद को एस्टेब्लिश करने के लिए? इसी पर बातचीत करेंगे। और भी कई मुद्दे हैं जिन्हें छुएंगे। मेरे साथ सहयोगी मनोज शर्मा और अधिराज सिंह नरूका जुड़ रहे हैं, जिन्हें प्यार से हम सभी पिंटू कहते हैं। मनोज, आपसे शुरुआत कर रहा हूं। राहुल गांधी ने एक तरह से इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, मनमोहन सिंह, पूरी कांग्रेस को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। बिल्कुल माइलेज लेने की पूरी कवायद यहाँ पर राहुल गांधी द्वारा की गई है, क्योंकि सिस्टम में खामी बताई है और खुद को सिस्टम में बचपन से ही इन्वॉल्व बताया है। तो वो तो हो सकता है, क्योंकि जब वो छोटे थे तब उनकी दादी प्रधानमंत्री रही हैं, उनके पिताजी प्रधानमंत्री रहे हैं। तो लगभग ये बात तो सही है कि जिस तरह से शासन चलता है, घर पे भी बातें होती हैं और कोई प्रधानमंत्री अपने घर पे बातें बच्चों के सामने करता है तो सब बातें समझ में भी आती हैं। लेकिन यहाँ पर जो खासकर की जो बात कही गई है वो केवल एसटी एससी का जो माइलेज है उसको लेने की पूरी कोशिश राहुल गांधी की है। क्योंकि पूरे चुनावों में यदि देखा गया, माइलेज लेंगे कैसे जब वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस उस सिस्टम को नहीं बदल पाई, कांग्रेस के रहते हुए उस सिस्टम में ये खामी रही, कांग्रेस के रहते हुए व्यवस्था जातिवादी रही? तो आप उसमें तारणहार कैसे बन सकते हैं? ये तो कहीं ऐसा तो नहीं कि पार्टी को या राहुल को उसका उल्टा असर पड़े? दोनों ही बातें हैं, उल्टा असर भी पड़ सकता है। क्योंकि वो सत्ता में नहीं रहे, वो सरकार में जरूर रहे हैं। क्योंकि जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो वो सांसद थे, सरकार में तो रहे, लेकिन उस समय सिस्टम को सुधार नहीं पाए। हो सकता है अब उनका एक तरह से सीधा ये कहना हो, खासकर कि जो एससी वर्ग है उसको ये साफ तौर पर ये कहना हो कि भाई हम आपके लिए कुछ अच्छा करने वाले हैं। क्योंकि पूरे लोकसभा चुनाव में ये देखा गया है कि कांग्रेस हमेशा इस बात पर हावी रही है कि अगर भाजपा की सरकार बनती है या 400 पार भाजपा आती है तो वो संविधान के साथ संविधान बदलेगी। एससी एसटी का जो लाभ लोगों को मिल रहा है आरक्षण का वो नहीं मिलेगा। तो एक तरह से ये वजन डालने की कोशिश की गई है कि यदि सत्ता में हम आते हैं तो आरक्षण यथावत रहेगा और भी कोई सुविधाएं वो सरकार द्वारा दी जा सकती हैं। हालांकि सिस्टम की जातिवादी होने को कांग्रेस नहीं हटा पाई, ये राहुल गांधी कह रहे हैं। अधिराज, क्या लगता है क्या हुआ है राहुल से? भोलेपन में कुछ कह गए? क्योंकि कई बार ये होता है राहुल कुछ कह जाते हैं और पार्टी प्रवक्ता डिबेट में आकर उन्हें मजबूरी में बचाव करना पड़ता है। ये वैसा ही स्टेटमेंट है या सोची समझी रणनीति है राहुल की? टोटल पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। और किस तरीके से है, पिछले कुछ तरीके से आप देखो, पिछले कुछ दिनों से तो राहुल गांधी की पॉलिटिकल जो तरीका है राजनीति का वो बदला है और काफ़ी मैच्योरिटी उनमें देखने को मिली है। या यूँ कहें कि उनका जो कोई सलाहकार है उसकी भूमिका बदली है, तो राजनीति का तरीका उनका बदला है। उनके बयानों ने, उनके उठाए हुए मुद्दों से कहीं ना कहीं बीजेपी को उलझन में डाला गया है। और ये किस तरीके में दिया गया मैं आपको बताता हूँ स्वप्निल। जो एसटी एससी जो वोटर था, खास तौर पर दलित वोट बैंक, वो कांग्रेस का कोर वोट बैंक माना जाता था। जिस तरीके से कहा जाता था कि अगड़ा पिछड़ा बनिया ब्राह्मण राजपूत बीजेपी का कोर वोट बैंक माना जाता था, उसी तरीके से एससी कांग्रेस का कोर वोट बैंक था, अल्पसंख्यक उसके साथ था। और यही कारण था कि जब राजस्थान ही नहीं पूरे देश में जब वोटिंग 40, 45, 50% होती थी तो कांग्रेस इजी गोइंग चुनाव जीत जाती थी, क्योंकि उसका कोर वोट जो था वो सीधे उस तरफ जाता था। 2014 के बाद में हुआ क्या है कि कोर वोट में ध्रुवीकरण हुआ है बड़ी तादाद में। सबसे पहले तो जो क्षेत्रीय दल थे, चाहे वो बसपा हो या चाहे दूसरी पार्टियां हो, वो कांग्रेस के वोट बैंक को तोड़ने का काम किया। कांग्रेस को नुकसान हुआ, उसका जो कोर वोट बैंक था, सबसे मजबूत चीज होती है उसका कोर वोट। आपका कोर वोट ही पूरा छिटक जाए तो आपके लिए चुनाव जितना मुश्किल हो जाता है। यही कारण है कि देश की इतनी बड़ी पार्टी, तो नैरेटिव सेट करना इनफ था, उसके बाद ये बयान देना कि कांग्रेस उस स्थिति को नहीं बदल पाई, ये तो अपने आप में भी कारण है। या आप इस देश की सियासत को समझिए स्वप्निल, यहाँ क्या होता है कि किस तरीके से सिंपैथी गेम होता है। सिंपैथी गेम कैसे की जाती है?
यहाँ पर बेचारे की बहुत वैल्यू होती है कि बेचारा बेचारा क्या होता है कि आप जब क्षमा मांगते हो, आप रियलाइज करते हो, तो आपकी तमाम जो पाप है, आपकी जो कमियां हैं, वो धुल जाती है, वो दूर हो जाती है। तो उन्होंने एक तीर से दो शिकार करने की कोशिश की कि वो ये भी एहसास करवा रहे हैं कि हमसे गलतियां हुई, तो अब उनकी बातों को विश्वास में आए, जो वोट बैंक था वो उनको विश्वास करे कि हाँ हमारी पार्टी जो अब हमको इसमें मौका मिलेगा। अभी मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। राजस्थान में जब मिनिस्टर जो मंत्रिमंडल था उसको लेकर सचिन पायलट गुट के जो विधायक थे वो सवाल खड़े करते थे कि एसटी एससी और अल्पसंख्यकों के बलबूते पे राजस्थान में सरकार बनी और जो पावरफुल मिनिस्टर्स हैं वो बन रहे हैं ब्राह्मण बनिया या अपर कास्ट के लोग। तो उसके बाद में एक बड़ा बदलाव हुआ, पीडब्ल्यूडी जैसा महकमा एससी को दिया गया, हेल्थ जैसा महकमा एसटी को दिया गया, एक बड़ा परिवर्तन हुआ। तो ये कोशिश की जा रही है कि उस कोर वोट बैंक को, जिसकी बदौलत कांग्रेस की जो शुरुआती बढ़त मिलती थी वो वापस छिटक कर आए, और जो क्षेत्रीय दल है जैसे बसपा कमजोर हुई है, अब वो वोट बैंक किस तरफ जाए? बसपा बहुत कमजोर हुई आज। लेकिन मैं इसमें अपना भी एक पॉइंट ऑफ व्यू जोड़ रहा हूँ और इसको समझने की कोशिश कीजिएगा जो मैं कहना चाह रहा हूँ उसको। चलिए ठीक है, इंदिरा गांधी से गलती हो गई, राजीव गांधी से गलती हो गई, मनमोहन सिंह से गलती हो गई, मैं ऐसा नहीं करूंगा। अब वो खुद एस्टेब्लिश होना चाहते हैं। राहुल गांधी के साथ कांग्रेस ने कई बार एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। कभी एंग्री यंग मैन बनाने की कोशिश हुई, कभी सॉफ्ट स्पोकन, कभी सॉफ्ट हिंदुत्व वाला अवतार। इस बार मुझे ऐसा लगता है चूंकि काशीराम जी के खत्म होने के बाद पिछड़ों के नेता के तौर पर मायावती ने एक स्टेटस हासिल किया था, वो कमजोर पड़ चुका है। अब इस चुनाव में कांग्रेस जीते या हारे, उससे उसकी जगह कांग्रेस का फोकस ये है कि पिछड़ों के नेता के तौर पर राहुल गांधी का उद्भव हो। अगर हम हार भी जाते हैं तो पिछड़ों के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी बनकर निकले। इस स्टेटमेंट को मैं उनकी इस रणनीति से जोड़कर देख रहा हूं, और इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये भोलेपन से ज्यादा ये एक चतुर सुजान का वाक्य है जो मुझे नजर आ रहा है। देखो, बयान की तो बात नहीं कहूँगा मैं, लेकिन जहाँ तक आपने कहा पिछड़ों के जो नेता बन के आए थे, तो एक रामविलास पासवान भी एक नाम है उसमें। और रामविलास पासवान ने उस दौर में कुछ बातें ऐसी कही थी जो उनको फ़ायदा मिला था उसका। और वो बातें मतलब टीवी चैनल पे कहने वाली नहीं है, पर कुछ बातें ऐसी आई थी कि उनको फिर वो एक तरह से नेता बन गए उनके, और लंबी राजनीति में चले, और लगभग सरकार कोई भी रही हो वो मंत्री जरूर रहे, चाहे बीजेपी को समर्थन देना पड़े या कांग्रेस को समर्थन देना पड़े, समर्थन देके वो सरकार में। पिछड़ों में नेशन वाइड एक्सेप्टेंस मायावती का था, रामविलास पासवान से ज्यादा था। हालांकि मायावती ने जब अपना स्टांस चेंज किया बीच में, तो पिछड़े छिटके उनके पास से। राहुल गांधी की कवायद उन्हें एक छत्र नेता के तौर पर खड़ा कर सकती है, क्योंकि इस पूरे 2024 के इलेक्शन कैंपेन में आप लगातार इस मुद्दे पर बोल रहे हैं, लगातार इस मुद्दे पर स्टैंड ले रहे हैं। आप आरक्षण की सीमा खत्म कर देने की बात कर रहे हैं, हम 50 को क्रॉस कर देंगे, और अब आप ये कह रहे हैं कि उस समय जो हुआ व्यवस्था ऐसी थी, मैं व्यवस्था को बदलने वाला हूं। अभी सहयोगी पिंटू ने जो कहा था, मैं इनके साथ इसमें जाना चाहूँगा, क्योंकि 2014 और 2019 का जो इलेक्शन हमने देखा था, उसमें जो राहुल गांधी की छवि थी वो एक अलग छवि थी। पप्पू के नाम से लोग जानते थे, लेकिन आप अब देखना, अब जो देखा जा रहा है, एक परिपक्व नेता की तरह वो सामने आ रहे हैं, और वो छवि अब उनकी नहीं है। पप्पू पास हो गया। हाँ, पप्पू पास आपको भी लग रहा है कि चुनाव में कांग्रेस जीते या हारे, इससे ज्यादा फोकस इस बात पर है कि पिछड़ों का एक बड़ा लीडर राहुल गांधी को बना दिया जाए? निश्चित तौर पर इसमें कई चीजें हैं। देखिए, बीजेपी ने सीधे तौर पर हार्डकोर हिंदुत्व की पॉलिटिक्स की पिछले 10 साल में, तो कांग्रेस उसी तौर पर आ गई। राहुल गांधी ने पिछले 5 साल में इशू उठाए संविधान के, एसटी एससी के और ओबीसी के। बार बार जिक्र किया है कि तमाम मंत्रालयों में कितने सीनियर आईएएस ओबीसी के हैं, कितने जो चीफ जो सेक्रेटरीज हैं वो ओबीसी के हैं। तो ये बड़े इश्यूज उन्होंने उठाया, जातियों को लामबंद करने की कोशिश की। जो उनका मूल वोट बैंक था, एसटी एससी अल्पसंख्यक, इनको जोड़ने की कोशिश की। गरीबों से जुड़े इश्यू उन्होंने उठाए। बहुत ज़्यादा करप्शन की चीज़ें उन्होंने इस बार नहीं, जो राफेल का इशू था 2019 पहले, बहुत ज़्यादा कारगर साबित नहीं हो पाया। उनको लगा कि हिंदुत्व का तोड़ क्या हो सकता है, अपना कोर वोट बैंक जो था वो वापस कैसे आया जाए, उस पर उन्होंने कोशिश की। पूरे 5 साल उस पर फोकस रखा। परिणाम क्या होगा ये 4 जून को तय होगा, लेकिन हिंदुत्व का जो एजेंडा था, जिस पर बहुत ज्यादा कमजोर रहती थी, बैकफुट पर रहती थी कांग्रेस, उसका तोड़ कहीं ना कहीं इसके जरिए निकालने की कोशिश की, संविधान के जरिए। प्लेटफॉर्म पर आकर बीजेपी को जवाब भी देने पड़े, खुद मोदी को जवाब देने पड़े, अमित शाह को जवाब देने पड़े हैं। एक और स्टेटमेंट है आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। उन्होंने ये कहा कि ब्राह्मण बनिया परिवार में गरीब नहीं होते क्या, वो कांग्रेस से पूछ रहे हैं। आखिर उन्हें आरक्षण की जरूरत क्यों नहीं है, वो कांग्रेस से पूछ रहे हैं। उनका कहना है, मोदी का, कि कांग्रेस ने सोचा ही नहीं कि सामान्य वर्ग में भी गरीब होते हैं। मोदी ने आकर जो बाहर थे उनके गरीब बच्चों के लिए 10% आरक्षण दिया और कहीं झगड़ा नहीं हुआ। राहुल के स्टेटमेंट की काट ये बन सकता है क्या?
नहीं, ये काट उस दिशा में नहीं है, उससे तो बहुत ज़्यादा और नुकसान होगा। ये बात सही है कि ईडब्ल्यूएस का जो आरक्षण दिया गया, गरीब जो स्वर्ण वर्ग में जो गरीब लोग थे उनको 10% आरक्षण दिया गया, और बहुत लंबे समय से मांग भी थी लोगों, और ये खासतौर पर ये बीजेपी का कोर वोट बैंक था, तो उसको किस तरीके से साधा जाए, और उसका कहीं ना कहीं फायदा भी मिला। लेकिन पूर्वांचल की सियासत जिस तरीके से, अब अगर आप वोटिंग देखें, अब कब किस वक्त बयान आ रहा है पीएम मोदी का, उस वक्त बयान आ रहा है जब पूर्वांचल में वोटिंग होनी है, राजा भैया जैसा फैक्टर है, तो वहां पर किस तरीके से तमाम उन लोगों को साधा जाए, उन समीकरणों की कोशिश में कहा गया है कि जो बीजेपी का कोर वोट बैंक है वो भी नहीं छिटके, उसका भी एहसास करवाया जाए। तो ये अलग अलग तरीके से पैमाना, मुझे नहीं लगता कि उसको बहुत ज़्यादा इस पर अगर वो बयान देंगे, खुद अगर वो ये कहेंगे कि हमने अगड़ों को आरक्षण दिया, पिछड़ों को दिया, नहीं दिया, तो विवाद ज़्यादा गहराएगा। मुझे नहीं लगता कि वो इस पर कह सकते हैं कि आग में घी डालने की कोशिश करेंगे। ये निश्चित तौर पर वहाँ के जो सियासी समीकरण बन रहे हैं, बिहार में कई जगह भूमिहार उनके खिलाफ जा रहे हैं, ऐसी स्थिति में उनको मजबूत करने की कोशिश में ये बयान। जहाँ तक स्टांस की बात है, कांग्रेस का स्टांस एकदम क्लियर है, बीजेपी का स्टांस एकदम क्लियर है। खासकर जेपी नड्डा का एक बयान आरएसएस को लेकर आता है, जिस पर हमने अभी हाल ही में बात की, और उसके बाद मोहन भागवत का एक बयान काफ़ी वायरल होता है। अब वो हालिया बयान है, पुराना बयान है, ये कहना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है क्योंकि मैं उतनी रिसर्च नहीं कर पाया हूँ, लेकिन उसमें मोहन भागवत ये कहते नजर आ रहे हैं कि कांग्रेस का फ्रीडम फाइट में महत्वपूर्ण योगदान रहा है, इसे नकारा नहीं जा सकता। कांग्रेस से कई महापुरुष इस देश को मिले हैं, और उन्होंने कुछ और बातों को इसमें शामिल कर कांग्रेस के उस वक्त के अच्छे स्वरूप को रेखांकित करने की कोशिश की, जिसे कि बीजेपी या दूसरे दल, जो विरोधी दल है, वो नकारने की कोशिश में रहते हैं। आरएसएस का ये बयान वायरल होना, अगर ये ताज़ा स्टेटमेंट है, तो क्या इसको जेपी नड्डा के बयान से जोड़कर ये देखा जाए कि बीजेपी को एक मैसेज देने की कोशिश आरएसएस ने की है? और अगर ये पुराना स्टेटमेंट है, तो क्या आरएसएस अब धीरे धीरे अपना स्टांस बदल रहा है? देखो, आरएसएस और कांग्रेस की जहाँ तक बात की जाए तो आज़ादी से पहले जो हम लोगों से सुनते आए हैं, कांग्रेस और आरएसएस बिल्कुल मिलकर आज़ादी के लिए प्रयास किए थे, और कांग्रेस के व्यक्ति भी आरएसएस में जाते थे। और अगर ये मोहन भागवत ने कहा है तो कोई गलत नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ने देश की आज़ादी के लिए नेतृत्व किया है, लड़ाई यहाँ लड़ी हैं, कांग्रेस के कई नेता जेल में भी गए हैं, तो ये कहना, कथन तो उनका सत्य है, कथन गलत नहीं। लेकिन मैं एक बात ये जरूर जोड़ दूं कि कांग्रेस हमेशा ये सवाल उठाती रही है कि देश की आज़ादी की लड़ाई में आरएसएस का योगदान क्या था, वो ये सवाल उठाती रही है। और ऐसे में आरएसएस की ओर से ये सॉफ्ट बयान तुरंत ही वायरल होना, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, मैं अभी रिसर्च नहीं कर पाया हूँ ये बयान ताज़ा है या पुराने किसी वक्त से उठाकर वायरल किया गया है, लेकिन इसको दोनों तरफ से देखना होगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आरएसएस कहता क्या है। आरएसएस का ध्येय वाक्य ये है कि व्यक्ति का निर्माण और चरित्र का निर्माण। वो व्यक्ति का निर्माण करते हैं राष्ट्र के लिए, मातृभूमि के लिए, और वो कहीं भी जाए, कहीं पर भी काम करे, उसको वैचारिक रूप पर वो तैयार करते हैं राष्ट्र के लिए। और जहां तक बात आरएसएस और कांग्रेस की है, तो आपको याद होना चाहिए कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है, जो कश्मीर हमारा है, वो सारे का सारा। मुखर्जी कौन थे? मुखर्जी जवाहरलाल नेहरू सरकार के पहली सरकार के कैबिनेट मंत्री थे। उनके किन्हीं कुछ विषयों को लेकर मतभेद थे, कांग्रेस सरकार में मंत्री थे और मतभेद हुए तो वो अलग हो गए, लेकिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी को लेकर आरएसएस चलता है। उन्हीं के तमाम जो उनके मुद्दे थे, उनके बातें थे, उनके विचार थे, उनको लेकर चलता है। और मुखर्जी खुद जवाहरलाल नेहरू सरकार में मंत्री थे। तो ऐसा नहीं है, बीजेपी 89 में, 83 में जो 90 के दशक में आई, उससे पहले भी आरएसएस ये मानता है कि हम जो व्यक्ति का जिसका निर्माण करते हैं राष्ट्र के लिए, वो कहीं भी जाए, किसी भी पार्टी में काम करे। अभी आप ये बताइए, जब आप आरएसएस के नेता को कभी बयान पूछते हैं तो वो सीधे तौर पर कभी बीजेपी का समर्थन नहीं करते हैं, वो कभी भी खुलकर बीजेपी का नाम नहीं लेते हैं। वो ये कहते हैं कि हमारा एक सामाजिक और राष्ट्रवादी संगठन है, हम देश की सामाजिक सरोकार। तो क्या आरएसएस स्टांस बदल रहा है? मेरा सवाल तो ये है। नहीं, वो बिल्कुल नहीं है। लेकिन नड्डा के बयान को मुझे जहां तक लगता है गलत तरीके से, अमित शाह हो चाहे प्रधानमंत्री हो, उनसे पूछा क्या गया था, उनसे पूछा गया कि क्या आरएसएस का इसमें रोल है, वो इन तमाम चीज़ों के, वो सीधे तौर पे ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते, वो ये कह नहीं सकते थे कि आरएसएस हमको सहयोग कर रहा है, आरएसएस हमको साथ दे रहा है। हमेशा उसको अलग संगठन के तौर पर पेश किया जाता है। आरएसएस खुद भी अपने आप को बीजेपी से अलग रखता है और बीजेपी भी उनको अलग रखती है। ये बात अलग है कि तमाम जो संगठन के लोग हैं, अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष के पैरेलल बीजेपी का राष्ट्रीय संगठन महामंत्री होता है, वो संघ से आता है, प्रचारक होता है। राज्यों में संगठन महामंत्री लगाए जाते हैं, वो संघ से आते हैं, वो प्रदेश के अध्यक्ष के पैरेलल होता है। अब मोदी खुद प्रचारक थे,
अभी यहाँ पर तमाम नेताओं को आप देखोगे प्रचारक है, आरएसएस के प्रचारक हैं, बीजेपी में उनकी तादाद ज्यादा है, तो बहुत ज्यादा ऐसी मनमुटाव वाली चीज नहीं है। और कांग्रेस की समय समय पर वो तारीफ करते रहे, इंदिरा गांधी की भी तारीफ होती थी, ऐसा नहीं है कि उनको कोई समर्थन करने वाली जैसी बात लगती नहीं। ठीक है। दो बीजेपी के लीडर्स हैं जिन पर बात करना चाहूंगा, जयंत सिन्हा और वरुण गांधी। जयंत सिन्हा पर पहले मैं आपसे बात कर लेता हूं, फिर वरुण गांधी पर इनके पास जाऊंगा। जयंत सिन्हा वाला मामला आपको पता ही है। उन्होंने नोटिस मिलने पर हैरानी जताई और मीडिया को भी कहा कि मैं बहुत हैरान हूं, मुझसे संपर्क किया जा सकता था, मुझे फ़ोन किया जा सकता था, अगर काम था तो मुझे आप बोल देते तो मैं आपके प्रचार के लिए आ जाता, लेकिन मैं बिजी था। विदेश जाने से पहले मैं पोस्टल बैलेट से वोट डाल चुका हूँ। उस दिन हमने चर्चा की थी जब ये बात आया था कि मतदान क्यों नहीं किया, तो ये जानकारी बीजेपी को नहीं थी। अब जयंत सिन्हा कह रहे हैं कि मैंने पोस्टल बैलेट से वोट डाला है। हो सकता है जानकारी नहीं, और यहाँ पर जो नोटिस दिया गया है वो नोटिस तो सही है, उनको जवाब भी मांगा गया था, शायद 2 या 3 दिन का वक्त समय खत्म हो चुका है। लेकिन ये बात तो सही है कि जयंत सिन्हा ने भाजपा के लिए काम तो नहीं किया। जब भाजपा ने उनको दिया तो लेने के लिए तैयार हो गए। अब जब भाजपा को ज़रूरत पड़ी लोकसभा चुनाव में उनके जनता के बीच जाने की, मतदाताओं के बीच जाने की, मतदाताओं से भाजपा के पक्ष में अपील करने की, और उस समय वो नहीं थे, तो ये तो गलती है। और रही मतदान करने वाली बात, मतदान किया है तो पार्टी जिस हिसाब से जो भी फैसला लेगी सही लेगी। ठीक है। वरुण गांधी अपनी मां के प्रचार के लिए सुल्तानपुर जाते हैं। एक बार भी बीजेपी या कमल शब्द का इस्तेमाल नहीं करते हैं, न ही वो पार्टी का मफलर या पट्टा जो बीजेपी लीडर्स लगाते हैं रहे हैं वो लगाते हैं। वो सिर्फ अपनी मदर पर फोकस्ड रहते हैं और मदर की पर्सनालिटी पर ही फोकस्ड रहते हैं। अब ऐसे में सवाल उठ रहा है, क्योंकि मेनका गांधी से भी बार बार पूछा जा रहा है, वरुण ठीक तो है ना, कि वरुण के पॉलिटिकल करियर को लेकर पूछा जा रहा है और वरुण इस तरह के सवालों से बच रहे हैं, और यहाँ पर बीजेपी का नाम न लेना। मुझे लगता है कि वरुण गांधी अपना पुत्र का जो धर्म होना चाहिए वो धर्म निभा रहे हैं। पार्टी के एक वर्कर के तौर पर और नेता के तौर पर वो काम नहीं कर रहे हैं। वो सीधे तौर पर अपनी माँ के लिए प्रचार कर रहे हैं और एक पुत्र होने का जो धर्म निभाना चाहिए वो निभा रहे हैं। पिछले 5 सालों में देखा जाए तो वरुण गांधी ने एक विपक्ष की भूमिका के तौर पर वरुण गांधी को देखा गया। वरुण गांधी यूपी की सरकार से लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर तमाम तरीके के सवाल खड़े करते रहे, और एक वक्त ऐसा भी आया कि ऐसा लगा कि वो सपा में जाएंगे, समाजवादी पार्टी का दामन थामेंगे। तो ये बहुत पहले से तय था कि वरुण गांधी का टिकट कटेगा। और मेनका गांधी काफ़ी मेच्योर लीडर है और उस दौर से बीजेपी की सियासत कर रही है जब बीजेपी भी कमज़ोर थी, और मेनका गांधी का एक बड़ा नाम था, गांधी परिवार से टूटकर बीजेपी में आई, तो उनका एक अपना जनाधार भी है। और दोनों माँ बेटे सांसद रही लगातार, मेनका गांधी मंत्री भी रही। लेकिन अब कहीं ना कहीं सियासत बदल गई और मेनका गांधी बहुत ज़्यादा बीजेपी में, मेनका गांधी ही नहीं, आप तमाम ऐसे बड़े नेताओं को देखो कि वो कॉम्प्रोमाइज़ की स्थिति में बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आ रहे हैं कि वो पार्टी के अगेंस्ट जाकर बहुत खुलकर बातचीत करे, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान हो, वसुंधरा राजे हो, येदियुरप्पा हो, ये बहुत ज़्यादा बोलने की स्थिति में बचे नहीं। तो तमाम जो नेताओं ने एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया, उसी भूमिका में मेनका गांधी रही कि जो है उसको स्वीकार करना पड़ेगा। उनकी नाराज़गी क्या है क्या नहीं है वो वक्त जब सियासत करवट लेगा तो सामने आएगा। लेकिन मेनका गांधी की यही भूमिका रही जो तमाम नेताओं की रही, और वरुण गांधी ने विपक्ष की भूमिका के तौर पर उनको देखा गया। पार्टी के तमाम नीतियों पर वो सवाल खड़े करते रहे, और तभी से ये लग रहा था कि बहुत जल्दी पार्टी छोड़कर सपा में जाएंगे, लेकिन वो सपा में नहीं गए। लेकिन उनका टिकट कटना पहले से तय माना जा रहा था। फिलहाल वो एक अपना पुत्र का धर्म निभा रहे हैं, इससे बहुत ज़्यादा कुछ इस चुनाव में है नहीं। लेकिन पुत्र का धर्म निभाते हुए वो पार्टी धर्म का ख्याल नहीं रख रहे हैं। पार्टी से तो जब बहुत टिकट तो नहीं मिला है। हाँ, टिकट भी नहीं मिला, और वो सम्मान की बात है ना कि आप पहले उनके डिसीजन देखिए ना। पहले मुखर होकर अगर कोई मोदी सरकार के खिलाफ बोला, कौन सा सांसद है, उसका नाम वरुण गांधी है। अपनी पार्टी के नीति और निर्णयों पर, फैसलों पर सवाल किसने खड़े किए? वरुण गांधी ने किए। बाकी कौन सा ऐसा नेता था जिसने सवाल खड़े किए? तो ये तो तय था जो सवाल खड़े करेगा उसका टिकट कटना तय था। एक तरह से बदला लिया गया, एक तरह से मोटे मोटे शब्दों में अगर कहना चाहे तो। गुरमीत राम रहीम का जो डेरा सच्चा सौदा है उसने बीजेपी का समर्थन किया है वोटिंग से ठीक 1 दिन पहले। क्या इसे गेम चेंजर के रूप में देखा जाना चाहिए? देखो, अब गुरमीत राम रहीम जेल के वासी हैं, और अब नहीं लगता कि उनकी जो छवि पहले थी और वो छवि अब हो, और फिर समर्थन देना ये भाजपा के लिए भी नुकसानदायक हो सकता है। क्योंकि कर्नाटक में भी किसी व्यक्ति विशेष को टिकट दिया है, प्रत्याशी बनाए हैं, खुद मोदी
जी, वहाँ पर चुनाव प्रचार प्रसार करने जाते हैं जिन पर कि कई आरोप संगीन आरोप हैं, और उसी तरह की छवि राम रहीम की भी रही है। तो मेरे को नहीं लगता ये भाजपा को फायदा करे। जब एक एक वोट बहुत महत्वपूर्ण होता है और राजस्थान में तो इतिहास रहा है, वो एक वोट का डिफरेंस इस तरह के सिनेरियोज क्रिएट कर सकते हैं। आप देखिए आसाराम जेल में है, लेकिन उनके भक्त अभी भी कितने सेंटिमेंटल हैं। गुरमीत राम रहीम का भी फैन क्लब है, उनके भी भक्तों का एक झुंड है। अब ये अलग बात है कि वो उनकी बात मानते हैं या नहीं, लेकिन एक एक पोर्शन ऑफ वोट तो जरूर बीजेपी का बढ़ सकता है। स्वप्निल, आपको देखना होगा कि उत्तर भारत में, खासतौर पर पंजाब और हरियाणा में, ये जो तमाम ऐसे मठाधीश हैं, साधु संत हैं और ये जो महाराज लोग हैं, इनके बड़ी तादाद में अनुयायी है, लाखों करोड़ों की संख्या में है। और यहाँ पर कई मुख्यमंत्री, बड़े बड़े नेता इनके डेरे पर गए हैं, इनके वहाँ पर, इनके आश्रम पर गए हैं और वहाँ से समर्थन लेकर आए। हरियाणा के पिछला चुनाव आपको याद होगा, दोनों चुनाव में जो डेरा सच्चा सौदा है, वहाँ से समर्थन मांगा गया। पंजाब के हाल ही चुनाव में आम आदमी पार्टी से लेकर कांग्रेस के तमाम नेता अलग अलग, जो वहाँ पर तो कई तरीके के अलग अलग, राम रहीम से भी अलग और भी हैं, और राम रहीम के करोड़ों की संख्या में, लाखों की संख्या में उनके अनुयायी हैं, और उसका प्रभाव कहीं ना कहीं पड़ता है। खुद पॉलिटिकल पार्टीज उनसे संपर्क करती है, उनसे संपर्क करने की कोशिश करती है कि उनको समर्थन दिया जाए, और बाकायदा प्रेस रिलीज जारी करके डेरा सच्चा सौदा की तरफ से समर्थन दिया जाता है, और उसका इफेक्ट चुनाव में दिखता है। बहुत तगड़ी पकड़ राम रहीम की आज की तारीख में पंजाब और हरियाणा में, पंजाब के कुछ हिस्से में और आधे से ज़्यादा हरियाणा में राम रहीम की है। पिछले 2 चुनाव में भी देखने को मिला। ऐसा कोई चुनाव नहीं जहां पर पॉलिटिकल पार्टीज ने उन तमाम जो ये बाबा हैं इनको ढोकने की कोशिश नहीं की हो या उनको साधने की कोशिश नहीं की हो। और चुनाव के दौरान मरता क्या नहीं करता, जहां से वोट बटोरे जाए, कैसे भी किया जाए, समर्थन लिया जाए, जवाब तलब बाद में किया जाएगा, जब पता है कि लाखों की संख्या में अनुयायी हैं और उसका इफेक्ट होता है। सर्वे बेस पर सब चीजें होती हैं, सबको पता है कि यहाँ पर किसका असर है, यहाँ पर किस सरपंच का प्रभाव है, यहाँ पर किस जाति का प्रभाव है, किस व्यक्ति का प्रभाव है, किसको साधने से वोट मिलेंगे। तो उनका एक वहां पर उनकी पकड़ है, उनके अच्छी तादाद में अनुयायी हैं, और वो जहां पर समर्थन देते हैं तो कुछ सीटों पर इसका प्रभाव भी मिलता है। देखिए, और जो सुर्खियां रही हैं, मैं एक बार शॉर्ट में आपको बता देता हूं। मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं ये दूसरी बार है जब कांग्रेस अपने लिए मिलने वाली सीटों का एक नंबर दे रही है। उनका कहना है कांग्रेस अकेले 273 से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल करेगी, INDIA 300 पार करेगा। और यूपी में वो बता रहे हैं कि कांग्रेस के खाते में 10 सीटें जा सकती है और गठबंधन के खाते में 14। मतलब वो अभी भी मान रहे हैं कि यूपी में बीजेपी को मैक्सिमम सीटें आ सकती हैं 55 के आसपास। बहरहाल इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने बूथ वाइज वोटिंग डेटा अपलोड करने की मांग को खारिज कर दिया है। और बुलडोजर मॉडल आपको वोट दिला भी सकता है, लेकिन जुर्माने का सब्र बना भी सकता है। हेमंत बिस्वा शर्मा को योगी का बुलडोजर मॉडल उल्टा पड़ा। 32.5 लाख का जुर्माना हर्जाना उन्हें चुकाना पड़ा है 2 साल पहले की एक कार्रवाई के लिए, जिसमें थाना जलाने का आरोप था एक परिवार पर। फिलहाल इतना ही। ये था सुर्खियों से आगे। नमस्कार।